हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे बिजनेस में प्रॉब्लम के प्रकार। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए 3 पार्ट्स का होना आवश्यक है: एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और वर्कर। अर्थात 3 पार्ट, एक एंटरप्रेन्योर वाला भाग, दूसरा बिजनेसमैन वाला भाग, तीसरा वर्किंग पार्ट। वर्किंग पार्ट, अब एंटरप्रेन्योर बिजनेस आइडिया जनरेट करता है, बिजनेस आइडिया जनरेट करता है। बिजनेसमैन उस डेवलप्ड, अर्थात एंटरप्रेन्योर बिजनेस आइडिया जनरेट करता है, उसे डेवलप करता है। एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेसमैन उस बिजनेस आइडिया को कॉमर्शियल आइडिया में चेंज करता है, कॉमर्शियल आइडिया में चेंज करता है। अर्थात बिजनेस आइडिया को वह एंटरप्रेन्योर के द्वारा जनरेट किए गए आइडिया को वो प्लान के रूप में डेवलप करता है और उस पर एक्शन लेता है, प्रारंभिक एक्शन लेता है। इसलिए अर्थात वो उस पर कॉमर्शियल प्लान, अर्थात उस आइडिया में कॉमर्शियल आइडिया ऐड करते हुए वो एक्शन लेता है। उसके बाद में फिर उसके लिए वो एम्प्लाई या वर्कर की व्यवस्था करता है। एम्प्लाई या वर्कर की व्यवस्था करता है तो यह वर्किंग पार्ट, अर्थात बिजनेसमैन वाला कॉमर्शियल पार्ट और एंटरप्रेन्योर वाला बिजनेस आइडिया एंड डेवलपमेंट पार्ट। अब जो प्रॉब्लम होती है बिजनेस में, या तो वर्किंग प्रॉब्लम होती है या फिर बिजनेसमैन ये कॉमर्शियल प्रॉब्लम होती हैं, या कॉमर्शियल प्रॉब्लम होती हैं या फिर एंटरप्रेन्योर वाले पार्ट्स की प्रॉब्लम होती है। अर्थात एंटरप्रेन्योर वाला पार्ट जनरेट करता है, डेवलप करता है मोनोपोली या फिर व्यक्तिगत पहचान या फिर यूनिक पहचान को जनरेट करता है, डेवलप करता है। अब बिजनेसमैन वाला पार्ट प्रॉफिट जनरेट करता है, सेल्स जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है, सेल्स जनरेट करता है, तथा प्रॉफिट और सेल्स जनरेट करने के लिए जो आधार है, जो बेस है, वह तैयार करता है। वर्किंग पार्ट सेविंग करता है, वर्किंग पार्ट सेविंग करता है, अर्थात बचत करता है। यदि वर्किंग पार्ट में प्रॉब्लम आई तो सेविंग कम हो जाएगी, अर्थात वर्किंग कास्ट बढ़ जाएगी, वर्किंग खर्चे बढ़ जाएंगे। यदि बिजनेसमैन वाले पार्ट में प्रॉब्लम आई तो सेल्स या प्रॉफिट का जो आधार है वह कमज़ोर पड़ जाएगा, परिणाम सेल्स कमज़ोर पड़ जाएगी, प्रॉफिट कमज़ोर पड़ जाएगा, परिणामतः इनकम कमज़ोर पड़ जाएगी। यदि एंटरप्रेन्योर वाला भाग में प्रॉब्लम आई तो उससे मोनोपोली, अर्थात जो एकाधिकार है या फिर जो यूनिक मार्केट है, जो यूनिक पहचान है, वह कम होने लगती है या फिर नए परिस्थितियों में या कंपटीशन परिस्थितियों में वह अपनी यूनिक आइडेंटिटी या फिर अपनी जो उसकी विशेष एकाधिकार है उसको कायम नहीं रख पाता है, कंपटीशन नहीं कर पाता है, कंपटीटर के साथ में अपनी जो पहचान है, अपनी जो स्थिति है, अपनी जो पोजीशन है, उसको कायम नहीं रख पाता है। इसलिए बिजनेस में ये 3 प्रकार की मुख्यतः प्रॉब्लम आती हैं। एक और चीज़ आती है कि वह टैक्स को लेकर के, क्या टैक्स
बिजनेस को खा जाता है? क्या टैक्स बिजनेस को खा जाता है? या टैक्स क्या पूरी इंडस्ट्री को खा जाता है? क्या टैक्स पूरी की पूरी इंडस्ट्री को खा जाता है? खा जाता है यदि किसी हद तक ये बात सही हो सकती है, किसी हद तक ये बात सही हो सकती है। इसलिए यह एक चौथी प्रकार की प्रॉब्लम आती है और इसमें सब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और कभी कभी इतना टैक्स बढ़ जाता है कि जिसमें कोई कॉमर्शियल यूनिट या कोई इंडस्ट्री नहीं जी पाती है। अर्थात कभी ये सहूलियतें टैक्स को लेकर के एक और चीज़ आती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़। यदि लीगल फॉर्मेलिटीज़ लूज हैं, आसान हैं, तो कोई इंडस्ट्री या कोई यूनिट पनपती है। लेकिन यदि लीगल फॉर्मेलिटीज़ हार्ड हैं, क्रिटिकल हैं, तो कोई इंडस्ट्री नहीं पनपती है या फिर वो डैमेज होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या उत्तर प्रदेश हमारा जन्म स्टेट है। यहाँ पर हमने देखा कि एक दौर में क्रेशर अर्थात चीनी बनाने के छोटे लेवल पर फैक्ट्री कह लीजिएगा, जो कि चीनी मिल से थोड़ा निचले स्तर की थी। एक दौर में ये चीज़ें काफ़ी पनपी, काफ़ी डेवलप हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह बहुत सारे क्रेशर, ये छोटे पैमाने पर चीनी बनाने के छोटे कारखाने होते थे। लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए, या तो इनमें टैक्स वाले या फिर क्रिटिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ आई, जिनके कारण इन बिजनेस को या इन कॉमर्शियल यूनिट को चलाने वाले मालिक सर्वाइव नहीं कर पाए। आज सब बंद नहीं, खत्म हो गए क्रेशर इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई। ठीक। दूसरी चीज आती है कि सिनेमा इंडस्ट्री अर्थात सिनेमा हॉल, यह भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। छोटे छोटे शहरों में 2-2, 3-3 सिनेमा हॉल होते थे। 2-2, 3-3 सिनेमा हॉल होते थे और एक दौर में हमको याद है कि टिकट की स्टार्टिंग 2-2.25 रुपये से होती थी। सिनेमा हॉल के टिकट की स्टार्टिंग 2-2.25 रुपये से होती थी। बालकनी वगैरह 5 रुपये होता था, स्पेशल 4 रुपये का होता था। उस पर भी 50% तक टैक्स था। ठीक। उसके बाद में फिर ये बढ़ने लगा 10 रुपये, 20 रुपये हुआ जा करके 10-20 रुपये तक में हमने देखा कि एक हॉल पर पिक्चर कई महीने चलती थी। फिर धीरे धीरे ये 40-50 रुपये होने लगा। अर्थात टैक्स बढ़ा। जब टैक्स बढ़ा तो स्वाभाविक बात है कि टैक्स के साथ ही साथ थोड़ा महंगाई भी बढ़ी तो इन सिनेमा हॉलों की थोड़ा कास्ट भी बढ़ी। परिणाम वो सब ट्रांसफ़र कस्टमर पर हुई। यही चीज़ें बढ़ते अर्थात
जितना गवर्नमेंट का टैक्स होता था और लगभग उतना या उससे कम मिला करके पब्लिक को टिकट का पेमेंट करना होता था। परिणाम ये हुआ कि 50 रुपये 100 रुपये तक पहुंच गया जा करके। अब जब ये चीज़ें इतनी बढ़ गई, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाना जारी रखा। जहाँ तक कि हम समझ पाए अपने स्टडी में, जब गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बढ़ाना जारी रखा, अब मजबूरी है, उधर उससे टिकट की कीमत तो बढ़नी ही स्वाभाविक थी। जब टिकट की कीमत बढ़ने लगे और उधर थोड़ा सा ऑप्शन इसके आने लगे, टीवी, रंगीन टीवी, फ्री डिश, ये चीज़ें भी आने लगी। तो अब इस इंडस्ट्री के सामने उधर जब टिकट भी महंगा होने लगा तो आदमी को लगा कि ये ठीक नहीं है। अर्थात इतना एक मिडिल क्लास, अर्थात एक सिनेमा हॉल में कई हजार दर्शक होते थे और वो कई हजार दर्शक, स्वाभाविक बात है कि एक ग्रेड वाले इनकम वाले तो नहीं होंगे, ज़्यादातर आम या साधारण ही होंगे। आम या साधारण को जब 50 रुपये या 100 रुपये का टिकट लेना पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके लिए महंगा साबित होने लगा। परिणाम कि हॉल में सिनेमा को देखने वाले कस्टमर की संख्या घटने लगी और यहाँ तक कि काफ़ी घटने लगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया। जब गवर्नमेंट ने कोई टैक्स में रियायत नहीं दी, खास रियायत नहीं दी और न इस पर गौर किया कि आखिरकार ये पूरे इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में जो भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। परिणाम सिनेमा मालिक कब तक इस चीज़ को घाटे में चलाते, काफ़ी दिनों तक चलाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं बर्दाश्त कर पाए घाटा तो कहा बंद कर दो। परिणाम ये हुआ कि जिन शहरों में 3-3, 4-4, 5-5 सिनेमा हॉल होते थे, आज वहाँ एक भी सिनेमा हॉल नहीं। लगभग 99% सिनेमा हॉल सब गेस्ट हाउस में बदल गए। इसलिए यह टैक्स भी किसी भी इंडस्ट्री को या ये कह लीजिएगा किसी भी फर्म, दुकान या कंपनी को भी तबाह कर सकता है और किसी को भी पनपा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें, यदि इसमें छूट है तो निश्चित तौर पर पनपेगी। कहने का टैक्स को लेकर की भी प्रॉब्लम आती है। क्रिटिकल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको लेकर भी प्रॉब्लम आती हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन देशों में टैक्स को लेकर के काफ़ी छूट या रियायतें हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा पनपी है, वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हुई, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया है। जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इजी हैं और मान लिया इजी हैं तथा गवर्नमेंट का थोड़ा सहयोगी रवैया होता है। वहाँ पर लोकल बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए उत्साहित होते हैं तथा विदेशी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो चूँकि
इसलिए ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस में इंटरप्रेन्योर को लेकर के, बिजनेसमैन को लेकर के और वर्क को लेकर के प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, टैक्स को लेकर के प्रॉब्लम जनरेट होती हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज को लेकर के भी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज को लेकर के भी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं तथा अगली चीज अदर्स फैसिलिटीज को लेकर के भी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। अदर्स फैसिलिटीज में जैसे चाहे लेबर फैसिलिटीज हो, चाहे खनिज संपदा को लेकर के फैसिलिटीज हो, चाहे ट्रांसपोर्ट जल वायु सड़क परिवहन को लेकर के फैसिलिटीज़ हो, चाहे संचार सुविधाओं को लेकर के फैसिलिटीज़ हो, तो ये अदर्स फैसिलिटीज़ जो कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करती हैं या सेल्स को सपोर्ट करती हैं या कंजप्शन को सपोर्ट करती हैं, तो ये फैसिलिटीज़ को लेकर के भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो हुई प्रॉब्लम, अर्थात इन परिस्थितियों में कोई बिजनेस इन 6 परिस्थितियों में पनपता है, विकसित होता है, जीवित रहता है, कार्य करता है। अर्थात एक इंटरप्रेन्योर वाली परिस्थिति, दूसरी बिजनेसमैन वाली परिस्थिति, तीसरी वर्किंग वाली परिस्थिति, चौथी टैक्स वाली परिस्थिति, पांचवी लीगल फॉर्मेलिटीज वाली परिस्थिति और छठी अदर्स फैसिलिटीज वाली परिस्थिति। इन 6 परिस्थितियों में कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कॉमर्शियल यूनिट पनपती है। तो इसलिए एक तो चीज़ आती है कि इन 6 परिस्थितियों को लेकर के प्रॉब्लम आती है तथा इन 6 परिस्थितियों को लेकर के कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ डिमांड भी होती है, कुछ इनमें इन्वेस्टमेंट भी होता है, इनको लेकर के कुछ लागत भी आती है, इनका सपोर्ट भी होता है, डिससपोर्ट भी होता है और ये सब का परिणाम इन्वेस्टमेंट लॉस या प्रॉफिट या फिर टोटल सर्विस कास्ट या टोटल वर्किंग कास्ट एक तरफ तथा जो रिटर्न है या प्रॉफिट है या जो सेल्स है या इनकम है वो एक तरफ। अब यदि इनकम प्रॉफिटेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यदि इनकम कम है और टोटल वर्किंग कास्ट ज़्यादा आ रही है तो स्वाभाविक बात लॉस है। तो कहने का अर्थ है कि ये 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, 6 प्रकार का रिक्वायरमेंट्स है, 6 प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, 6 प्रकार से सपोर्ट मिलती है, 6 प्रकार से कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट मिलते हैं, कुछ सेविंग होती है। तो इन पर ध्यान देना है। नमस्कार, धन्यवाद।